शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले हिस्से के साथ में। आज फॉरेन वाले पेज में बुर्किना फासो कंट्री न्यूज़ में रही है, इसलिए हम बुर्किना फासो का आज मैप देखने वाले हैं। इसके अलावा इसकी जियोग्राफिक लोकेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट इससे जुड़े बेसिक फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बुर्किना फासो का हमको फिज़िकल मैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पर ग्रीन कलर से जो दर्शाया गया है वो यहाँ की हाईलैंड वाली भूमि है, ऊंची उठी हुई भूमि है, पठार पहाड़ ये हो सकता है। यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये, एक मिनट, ये वाला हिस्सा टेना कुरू, ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हमने ट्रायंगल से दर्शा दिए हैं। ये हो गई इसकी कैपिटल ओगाडुगु, ओगाडाउगु, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो मैप आप देख रहे हैं ये बुर्किना फासो का है। कितना हिस्सा हो गया ये बुर्किना फासो का। कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, तो इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा माली के साथ में शेयर होता है। मतलब नॉर्थ की तरफ में जाएंगे और पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो पूरा नॉर्थ से लेकर पश्चिम तक माली के साथ में बाउंड्री शेयर होती है। फिर पश्चिम और साउथ की तरफ में जाते हैं तो कोटे डी आइवरी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद घाना के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर होती है। फिर छोटा सा हिस्सा टोगो के साथ में है ये। फिर आ जाता है बेन, और इसके बाद नाइजर के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है ये पूरी वाले हिस्से की तरफ में। तो कौन कौन से देश हो गए? माली हो गया, नीचे की तरफ कोट डी आइवरी, फिर हो गया घाना, टोगो, बेन और नाइजर। मतलब 1 2 3 और 3 छः कंट्री के साथ में बुर्किना फासो की बाउंड्री लगी हुई है। अब इसकी जियोग्राफिक लोकेशन को यदि हम देखें तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण रिवर गुजरती, जैसे कि सिरबा रिवर। सिरबा रिवर काम की क्यों है? क्योंकि ये नाइजर रिवर से जाकर के मिलती है, उसकी सहायक नदी है। डेजर्ट वाला एरिया यदि कभी पूछा जाता है कि किस तरफ में पड़ता है, तो इसका डेजर्ट वाला हिस्सा पड़ता है नॉर्थ और पूरब वाले हिस्से की तरफ में। एक हो गई यहाँ की सिरबा रिवर, एक रिवर हो गई वाइट वोल्टा, एक हो गई रेड वोल्टा। दोनों आपस में आकर के मिलती हैं और लेक वोल्टा, ठीक है, में अपने पानी वो क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं। एक और है ब्लैक वोल्टा। तो जो ब्लैक वोल्टा है वो सबसे ज़्यादा लंबी रिवर है इसकी। ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और वाइट वोल्टा, ठीक है। और पानी का जो बहाव है इसका कहाँ पर जा रहा है? लेक वोल्टा की तरफ में जा रहा है। तो बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि पूरी तरह से लैंड है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बुर्किना फासो कैसी कंट्री है? लैंड लॉक्ड है। इसका एरिया है 2,74,200 स्क्वायर किलोमीटर का। बुर्किना फासो लोकेटेड है ऑन ए मैसिव प्लेटू दैट इज कट डीपली बाई 3 मेन रिवर्स ऑफ ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा एंड रेड वोल्टा। मेनली देखा जाए ना तो जो बुर्किना फासो है वो एक पठार के ऊपर लोकेटेड है जिसको गहराई से 3 नदियां काटती हैं, ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा और रेड वोल्टा, जिसका मैप हम देख लिए हैं। ये जो रिवर है ये एंटर करती हैं घाना टू कन्वर्ज एंड फॉर्म द वोल्टा रिवर। ये रिवर आपस में मिलती हैं और मिलकर के कौन सी रिवर बनाती हैं? वोल्टा रिवर का निर्माण करती हैं। साउथ वेस्ट ऑफ बुर्किना फासो, यदि हम इसके साउथ और वेस्ट की तरफ में जाएं तो ये हिस्सा सैंडस्टोन प्लेटू से घिरा हुआ है। दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय द बेनफोरा इस्कारमेंट। एज कैन बी सीन इन द मैप, द रीजन होस्ट द कंट्रीज टॉलेस्ट पॉइंट 747 मीटर हाई टेना कुरोन यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वेस्ट
और साउथ की तरफ में हम जाते हैं तो ये हिस्सा भी इसका पठारी रीजन में आ जाता है। यहीं पर हमको टेनाकुरुवा एक हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमको बोनट्योली रिजर्व देखने को मिलेगा। ये भी हमारा साउथ वाला हिस्सा और पश्चिम वाले हिस्से की तरफ लोकेटेड है। एक है आर्ली नेशनल पार्क, बेन और बुर्किना फासो की बॉर्डर में यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं इसके लोवेस्ट पॉइंट की बात यदि हम बात करें तो मुहुओन, ठीक है, क्या नाम है इसका, मोहोन। ये ब्लैक वोल्टा रिवर पर है। 656 फीट लगभग 200 मीटर का ये लोवेस्ट पॉइंट है इसका। यहाँ जो उल्टा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है यही है इसका लोएस्ट पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये इसके अलग अलग रीजन को बताता है कि कौन कौन से इसको राज्य में बांटे हैं, प्रोविंस में बांटे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में बांटे हैं। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कुछ कभी कभी यूपीएससी के द्वारा यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोविंस हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि वो कभी न्यूज़ में रहे हों। जैसे कि ईएसटी की हम बात करें, ये वाले हिस्से की बात करें, ठीक है, एरिया के हिसाब से ये हिस्सा देख रहे हैं आप काफ़ी बड़ा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए हैं सही जोड़ी के रूप में। तो टोटल जो रीजन है इसके वो पड़ जाते हैं 13 रीजन। इसके बाद इनको हमने डिवाइड कर दिए हैं 45 प्रोविंसेस में एंड फिर सब डिवाइड कर दिया गया 351 कम्यून्स में। मतलब कि राज्य, जिला और फिर तहसील आप इसको बोल सकते हैं। 13 रीजन के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है वो ईएसटी है, ठीक है। ईएसटी रीजन इसका सबसे बड़ा रीजन है, लार्जेस्ट रीजन माना जाता है, वाइल सेंटर इज़ द मोस्ट पॉपुलस वन, ठीक है। और जो सेंटर है ये मोस्ट पॉपुलस रीजन माना जाता है। और इसकी कैपिटल का भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। कैपिटल है ओगाडोगो। ओगाडोगो बुर्किना फासो की नेशनल कैपिटल सिटी है। इज़ आल्सो लोकेटेड इन द सेंटर रीजन। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, सेंटर रीजन में। अब पूरे वर्ल्ड के मैप में यदि हम देखें तो बुर्किना फासो कहाँ पर लोकेटेड है, तो बुर्किना फासो अफ्रीका के किस हिस्से में पड़ जाएगा। यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया और ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है, नॉर्थ और पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में बुर्किना फासो लोकेटेड है। कौन कौन सी रेखाओं के बीच में लोकेटेड है, कर्क रेखा और 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा के बीच में ये लोकेटेड है बुर्किना फासो। 0 डिग्री वाली जो प्राइम मेडिरियन रेखा है वो इसके यहाँ से होकर के गुजर रही है। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है। तो बात हम कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम नॉर्थ में जाते हैं तो मेडिटेरियन सागर पड़ता है, ठीक है। और यदि आप इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमको कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा, 0 डिग्री वाली प्राइम मेडिरियन रेखा, चारों की चारों रेखाएं देखने को मिल जाएंगी अफ्रीका महाद्वीप में। यदि हम अफ्रीका के पूरब की तरफ में जाते हैं तो इंडियन ओशियन से ये घिरा हुआ है। इसके अलावा कुछ सागर पड़ते हैं जैसे कि रेड सी, मेडिटेरियन सी। ये तो थी अफ्रीका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन और बुर्किना फासो से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक जानकारी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड एडिटोरियल आया है। सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना है। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम इसको महंगाई बोलते हैं। हमेशा जब भी आप इन्फ्लेशन की पढ़ाई करते हैं तो इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है मार्केट में बहुत सारा पैसे का आ जाना, तब जा कर के इन्फ्लेशन होता है। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि रुपए और पैसों
चीज़ों और वस्तु सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब ये है मार्केट में मनी ज़्यादा आ जाना और वस्तु की कमी हो जाना, सेवाओं में कमी हो जाना, तब चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ना चालू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, जैसे किसान लोग, इस साल में यदि गेहूं की फसल खराब हो जाती है, मतलब मार्केट में गेहूं कम आएगा। गेहूं कम आने से लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे कि अभी 100 किलो गेहूं में पूरे इंडिया का पेट भर जा रहा था, इस साल हुआ 80 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाकी का जो 20 किलो वाला हिस्सा है वो इसको पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस कंडीशन में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि हमेशा हमें ध्यान में रखना है मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाना। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसी को देखते हुए आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोल दी है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए। इसके लिए आरबीआई क्या काम करने का काम करता है, जैसे कि ये हो गया आरबीआई और ये हो गया बैंक और ये है हमारा मार्केट। यदि यहाँ पर पैसे की सप्लाई बढ़ रही है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, मनी का जो फ्लो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया है मार्केट में, अब आरबीआई इसको खींचेगा, तब जा कर के वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो वो क्या काम कर देगा, जो रेपो रेट होती है, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब ये है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते थे वो रेट उनको महंगा पड़ रहा है। जैसे कि ये बैंक है, बैंक आरबीआई के पास में जाएगा और कहेगा मुझे 100 रुपये उधार दो। पहले आरबीआई कहता था इसमें 10% ब्याज लगेगा, अब कह रहा है 11% ब्याज दो मुझे। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक को जो लोन है वो महंगा पड़ गया। अब बैंक क्या काम करेगा, अपने जो लोन उसने बांट रखा है उसको वो महंगा कर देगा। इससे क्या होगा, इससे असर ये पड़ेगा कि आपकी जो किस्त चल रही थी, जैसे महीने की 6,500 रुपया आपका किस्त है, 6,500 की किस्त है, तो अब वो आपको 7,000 की किस्त हो जाएगी। मतलब 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। रेपो रेट के ठीक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट में बैंक आरबीआई से उधार ले रहे हैं पैसा, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, उल्टा हो जाता है जस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो पैसा है आरबीआई बैंक से ले रहा है। तो एक तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, आरबीआई क्या काम करेगा, रेपो रेट को ज़्यादा रखेगा और रिवर्स रेपो रेट को क्या काम कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पर हमको उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है। और एक चीज़ हमें ये समझने की कोशिश करना है कि जब कभी आरबीआई को लगता है कि नहीं, जो महंगाई की जो दर है वो बहुत नीचे चली गई है, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, तो उस टाइम में पैसा को फ्लो करने के लिए, पैसे को डालने के लिए मार्केट में आरबीआई क्या काम करता है, अपनी जो ब्याज दर है उसको क्या करेगा, उसको कम कर देगा। जब आरबीआई ब्याज दर कम करेगा तो बैंक भी अपनी ब्याज दर कम करेगा, और बैंक की ब्याज दर कम करने से आपकी जो ईएमआई कट रही थी 4,000 रुपया, तो वो 3,000 रुपया ही कटेगी। इसका मतलब ये है कि 1,000 रुपया आपकी बचत हो जा रही है, अब आप आसानी से खर्चा कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने से फ़ायदा ये होता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको जो लोन है वो सस्ता पड़ता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा देने के चलते चलते भी आरबीआई की तरफ से जो बैंक रेट है उसको कम किया जाता है। यहाँ पर हमको देखना सबसे पहले रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है, रिटेल का मतलब होता है खुदरा। जब वस्तु और सेवाओं के
मूल्य में कंज्यूमर लेवल पर जब वृद्धि हमको देखने को मिलती है तो उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। ग्राहक के लेवल पर, जैसे आप दुकान जा रहे हैं आम खरीदने के लिए, पहले आम शुरू में बिक रहा था 80 रुपया, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके 60 रुपया हुआ। तो टाइम पीरियड को यदि आप थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जैसे कि पहले 60 में बिका, फिर बाद में 80 रुपये बिकना चालू हो गया, इस लेवल पर यदि मेजरमेंट किया जा रहा है इन्फ्लेशन को, तो इसको हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसका मेजरमेंट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। होलसेल इन्फ्लेशन ऑन अदर हैंड इज ट्रैक्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स, मेजर्स इन्फ्लेशन एट लेवल और प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर लेवल पर जब हम महंगाई को मापते हैं तो उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से मापते हैं और इसको हम होलसेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इस आर्टिकल की जो शुरुआत है हम लगभग बीचों बीच से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं से ही जो चीज़ें हैं हमारे काम की हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर जो आप देखेंगे इस एडिटोरियल में, ज़्यादातर चीज़ें कितने दाम बढ़े हैं, कितने दाम घटे हैं, कितना परसेंटेज वृद्धि हुई है, कितनी गिरावट आई है, इसी के बारे में स्टैटिक्स वाला डेटा प्रोवाइड किया गया है। यदि हम क्लोज लुक डालते हैं, ठीक है, प्राइस गेंस के ऊपर, तो इसमें हमें थोड़ा सा एक्सिलरेशन देखने को मिल रहा है सीक्वेंसली इन 9 ऑफ द 12 सब ग्रुप। 12 सब ग्रुप में से 9 में क्या देख रहे हैं हम, थोड़ा सा प्राइस एक्सिलरेटेड देख रहे हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बिवरेज हो, खाद्य और पेय पदार्थ में, जो कि ऑलमोस्ट करता है लगभग 46% ऑफ वेटेज इन CPI बास्केट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो उस समय CPI में सबसे ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, ऑलमोस्ट 46% जो वेटेज है खाद्य और पेय पदार्थ को दिया जाता है। जबकि ये जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो कैसे रहे हैं, डिफ्लेशनरी टेरिटोरी में रहे हैं, मतलब इनमें थोड़ी सी हमको गिरावट देखने को मिली है। यदि हम कंपेयर करें पिछले साल से तो दे रजिस्टर्ड 1.7% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। उस टाइम में हमको इन्फ्लेशन देखने को मिली थी 1.7% की मंथ ऑन मंथ। इसके अलावा जो फ्रूट्स के प्राइस हैं, ऑलमोस्ट इसमें वृद्धि हमको देखने को मिली है 4% मार्च के लेवल से। इवन एस ईयर ऑन ईयर प्राइस गेंस वर हाफ दैट प्राइस इट पेज 2.1%। पिछले साल और इस साल की तुलना करें तो पिछले साल में आम के फ्रूट्स के जो प्राइस थे वो कम रहे थे। ऑफ कंसर्न इज दैट प्राइसेस ऑफ पल्सेस एंड प्रोडक्ट एज वेल एज शुगर एंड कन्फेक्शनरी, ठीक है, कन्फेक्शनरी मतलब होता है मिष्ठान, showed acceleration in both year on year and month on month inflation rate। हम यहाँ पर देख रहे हैं शुगर, और शुगर से रिलेटेड मिठाई के जो दाम हैं वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं डोमेस्टिक आउटपुट देखें हम, पल्सेस का उतना ज़्यादा नहीं रहा है। दाल का जो उत्पादन है करेंट क्रॉप ईयर में यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। सेंटर हैज़ ऑलरेडी मूव टू टाइटन इट्स मॉनिटरिंग ऑफ तुअर एंड उड़द दाल स्टॉक हेल्ड बाय ट्रेडर। सरकार कंटिन्यू नज़र गड़ाए हुए है कि दाल का जो रेट इतना ज़्यादा भी बढ़ रहा है ऑलरेडी से, कहीं और भी ज़्यादा ना बढ़ जाए। व्यापारी लोग कहीं दाल को बचा के ना रख लें, होर्डिंग करके ना रख लें कि जब रेट बढ़ेगा तो हम इसको बेचेंगे महंगी। तो इस चीज़ का भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। It is also exportedly mulling more export curve on sugar amid a production shortfall। यदि शुगर का उत्पादन कम हो रहा है तो सरकार को क्या काम करना चाहिए, सरकार को शुगर का एक्सपोर्ट कम कर देना चाहिए। इससे क्या है, शुगर की जो मात्रा है हमारे देश में बनी रहेगी और इसका प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत की ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है। भारत जब भी अपनी ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी बनाए, किसी ग्रुप में शामिल होता है, चाहे वो अमेरिका वाला ग्रुप हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ वाला ग्रुप हो, उस समय भारत को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि अपना जो ट्रेड है, ट्रेड के मामले में भारत का हमेशा फ़ायदा हो।
तो भारत के लिए ट्रेड पॉलिसी कैसी होना चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। नवंबर 2019 में इंडिया वॉकआउट फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट। नवंबर 2019 में RCEP का जो ट्रेड पैक्ट था उससे इंडिया बाहर हो गया था। बाहर होने का रीज़न क्या है? बाहर होने का रीज़न ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में फ्री में आने लगेंगी, सरकार को उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से भी फ्री में जाती, उनके ऊपर भी हमें कोई टैक्स, वहाँ की सरकार टैक्स नहीं लगाती। इससे नुकसान हमारे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर होने वाला था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर चाइना सस्ती सस्ती चीज़ें बना कर के यदि इंडिया में भेजते जाता तो हमारे देश के जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको नुकसान पहुंचता, उनका माल नहीं बिकता, सब लोग चाइना से ख़रीदते। इसी डर के चलते चलते भारत सरकार ने ये डिसाइड करी कि हम RCEP के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। RCEP किसको बोलते हैं? रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग थे? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ में 10 स्टेट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान ग्रुपिंग। RCEP इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके अलावा आसियान के लगभग 10 कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद धीरे धीरे करके हम देखते हैं 2023 आ चुका है। आज के टाइम में इंडिया along with many of the same countries but with China replaced by United States is getting into the US driven Indo-Pacific economic framework for prosperity। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज के टाइम में इंडिया किसके साथ में, जैसी सोच इंडिया की जैसे अदर कंट्री जो रख रही हैं उनके साथ में मिल करके, लेकिन इसको आपने रिप्लेस कर, बट विथ चाइना रिप्लेस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना को हमने रिप्लेस कर दिए, यूनाइटेड स्टेट को उसकी जगह में ला लिए थे। तो आज के टाइम में नया चीज़ हमको देखने को मिलेगा, उसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। IPEF का नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। वन क्लियर डिफरेंस इज ऑफ चाइना वर्सेस US। डेवलपिंग ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ US इज इंडियाज टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। चाइना वर्सेस US की यदि हम तुलना करें, उसके परिप्रेक्ष्य में हम किसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है अमेरिका को ज़्यादा मौका देते हैं, हम उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी रहा है। हम देखते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं चाइना के साथ में कंटिन्यू बिगड़ते ही जा रहे हैं, डिटोरिएटेड होते गए हैं, बट ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ US नीड नॉट कम एट कोस्ट ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, ये भी बात गलत हो जाएगी। चाइना के साथ में हमारा सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक डर था ट्रेड डील को लेकर के, वो यदि डील होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पड़ने वाला है। ऑफ चीप चाइनीज़ गुड्स फ्लडिंग इंडियन मार्केट। इससे डर यही था कि कहीं सस्ता सस्ता जो सामान है चाइना बना करके इंडियन मार्केट में बेचना ना चालू कर दे। लेकिन जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं अमेरिका के साथ में, इसको भी आप ऐसा नहीं कह सकते, हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर एंड इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड एंड द डिजिटल इकोनॉमी। अब जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करी जा रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली US को, सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। दैट डज नॉट स्वीट इंडियाज़ करेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
ऐसे ही पॉलिसी को अपनाइए जो कि इंडिया के करंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फॉलो करती हो। करेंटली जो हम ट्रेडिशनली बात करते हैं, ट्रेड डील जितनी भी होती हैं यूज टू बी मोस्टली अबाउट टैरिफ से ही रिलेटेड ज़्यादातर ट्रेड डील अभी तक हमने देखे हैं। Increasingly, the issues related to intellectual property, services, investment, domestic regulation, digital and labor and environmental standard are becoming more important. इसके साथ साथ में भी ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट आज के टाइम में होते जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से IPF का प्रपोज़ल लाया गया है। ये कम्प्लीटली रिमूव कर देता है टैरिफ एलिमेंट को ऑफ टिपिकल ट्रेड डील एंड इज़ इंटायरली अबाउट ऑल दीज अदर एरियाज़। मतलब कि इसने कम्प्लीटली टैरिफ एलिमेंट को क्या कम कर दिया है, रिमूव कर दिया है। बाकी के जो एरिया यहाँ पर बचे हुए हैं इनके ऊपर ये फोकस करता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, सर्विस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक रेगुलेशन, डिजिटल एंड लेबर एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के ऊपर ये फोकस करता है। यूएस चाहता है कि वो टैरिफ से फ्री ट्रेड डील होना चाहिए, प्रेजेंटेड एज ए न्यू काइंड ऑफ विन विन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एज ए गुड वे टू गेट अराउंड द रेजिस्टेंस ऑफ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज दे यूज टू बी कॉल्ड। इंडिया में नॉर्मली हम जब भी सुनते हैं तो फ्री ट्रेड डील के रूप में इसको जानते हैं, और अमेरिका क्या काम कह रहा है कि टैरिफ से हम फ्री ट्रेड करेंगे, आप कुछ मत टैक्स लेना, हम भी आपसे कुछ टैक्स नहीं लेने वाले। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका कितने आगे बढ़ चुका है एक्सपोर्ट के मामले में। जबकि असलियत क्या है इस संगठन की, IPF को बनाया गया है ताकि डेवलप किया जा सके एक स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक ब्लॉक एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम सेंटर्ड ऑन US। एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि US पर केंद्रित है, एज इम्पॉर्टेंटली एक्सक्लूडिंग चाइना, और यहाँ पर चाइना को एक्सक्लूड किया जाता है। द सिस्टमेटिक इंटीग्रेशन काज्ड बाय IPEF's actual long-term impact will leave little leeway for domestic policies to help a country's own industrialization. For example, through tight supply chain integration that may element of the IPF contributes to.